हेलो एवरीवन, आज हमारी सेकंड क्लास है स्टेटमेंट और आर्गुमेंट। आप मुझे एक बार कंफर्म कीजिए मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। चलिए ठीक है, आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था आर्गुमेंट क्या होता है, उसको स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट और वीक आर्गुमेंट कैसे हमें पता लगाना होता है, उसकी ट्रिक क्या क्या होती है, कैसे समझना होता है। आज हम बात करें, और दो मैंने एग्जाम्पल हमने 4-5 किए थे, उसके अलावा हमने 2 क्वेश्चन भी दिए थे और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो सबसे पहले होमवर्क वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। The proposed 12% higher outlay for the MGNRES for the next 5 years in proactive measures by Rural Development Ministry to combat rural distress and ensure scheme continued relevance। ये इसमें क्या है, कोई स्कीम है उसका जो आउटले है वो 12% से बढ़ा दिया गया है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसने क्या है 12% से आउटले बढ़ा दिया है स्कीम करके। क्या करने के लिए? कॉम्बैट करने के लिए, जो रूरल डिस्ट्रेस होते हैं, मतलब उनको जो स्ट्रेस वगैरह होता है उसको कम करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि जो स्कीम जो है वो आराम पहुँचाती है, लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो आर्गूमेंट है वो मोस्ट वीकन करेगा हमारे स्टेटमेंट को, मतलब उसकी अपोजिट होगा। जो नंबर ऑफ फैमिलीज हैं डिमांडिंग वर्क अंडर द स्कीम हैज़ प्रोग्रेसिवली ड्रॉपन ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में जो नंबर ऑफ फैमिलीज़ हैं इस स्कीम के अंदर वो लगातार घट रही हैं। अगर घट रही हैं और उसका आउटले बढ़ाया जा रहा है तो क्या फ़ायदा? जब अगर फैमिली से घट रही है तो उस चीज़ में अगर हम ज़्यादा भी पैसे लगाएंगे तो वो क्या होगा? कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं उससे। तो यही जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा एक तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ए मिनिस्ट्री document clarifies that the project increases almost entirely to adjust for the inflation of the material cost and legally mandated annual wage hike। ये बिल्कुल ठीक है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक मिनिस्ट्री डॉक्यूमेंट ने कहा है कि जो इन्होंने इंक्रीज़ किया है वो किस चीज़ के लिए? ताकि जो इन्फ्लेशन जो है उसको एडजस्ट कर सकें और जो नेचुरल वेजेस हैं उसके हाइक को मैंडेट कर सकें, ठीक है। उसके अलावा थर्ड हमारा दे रखा है, तो ये स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट में आ जाएगा। जो प्रपोज्ड आउटले है वो एक एस्टिमेट और सब्जेक्ट है टू चेंज बेस्ड ऑन द एक्चुअल डिमांड। जो डिमांड है उसके बेसिस पे जो है चेंज किया जा रहा है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। सिर्फ यही एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारे जो स्टेटमेंट है उसको वीक कर रहा है। यही ऐसा आर्गूमेंट, ठीक है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। इसमें आप अगर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी उसमें आप देखेंगे तो इसमें ओनली आंसर 3 दे रखा है, लेकिन ये जो आंसर 3 है ना ये क्वेश्चन 2 का आंसर दे रखा है, तो इसमें मिस प्रिंट है, ठीक है। तो आप देख लेना। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द धरावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज़ बीइंग एफिशिएंटली मैनेज्ड एंड द डेवलपर इज़ कमिटेड टू इट्स टाइमली completion बाय द 2032। जो धरावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो इफेक्टिवली मैनेज किया जा रहा है और जो डेवलपर्स हैं वो कमिटेड हैं कि उसकी जो कंप्लीशन है वो टाइम पे कर दी जाएगी। कब तक? 2032 तक। अब हमें ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है जो कि मोस्ट स्ट्रॉन्गली वीक करे हमारे आर्गूमेंट को, मतलब ऐसा आर्गूमेंट ढूंढना है जो हमारे स्टेटमेंट को वीक कर दे। तो हम एग्जाम्पल मतलब आर्गूमेंट देखते हैं। द डीमार्केशन ऑफ द कोर प्रोजेक्ट लैंड इज क्रिटिकल स्टेप फॉर ऑब्टेनिंग अप्रूवल एंड स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन पेंडिंग विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर ओवर 9 ईयर्स। इसमें क्या बोला गया है कि जो डीमार्केशन है कोर प्रोजेक्ट लैंड का, ये क्रिटिकल स्टेप है। क्रिटिकल इम्पोर्टेंट स्टेप है क्या करने के लिए? ऑब्टेन करने के लिए अप्रूवल और स्टार्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन। तो ये हमारे स्टेटमेंट को क्या वीक कर रहा है? विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर 9 मंथ। हाँ, ये हमारे स्टेटमेंट को क्या है? वीक करेगा। क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट स्टेप है और इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया कि जो डेवलपमेंट है इफेक्टिवली मैनेज की जा रही है और इसकी कमिटेड है कि ये 2032 तक कर ही देंगे। और इसमें हमारा साफ पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्शन की जो डिमार्केशन है उसकी ये जो ये हमारा इम्पोर्टेंट स्टेप है और इसकी जो है पेंडिंग है। गवर्नमेंट जब तक डिपार्टमेंट जो अगले 9 महीने के अंदर तक नहीं देगी तब तक ये स्टेप मतलब स्टार्ट नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीशन कैसे होगा? तो ये नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। सेकेंड, जो
proposed using fungible FSI to increase the size of the tenement, a move praised by the housing societies. इसमें क्या बोला गया कि जो डेवलपर है उन्होंने प्रपोज किया है कि एक फंजिबल FSI कोई चीज़ है जिसको इन्होंने क्या किया है, प्रपोज किया है इंक्रीज करने के लिए साइज ऑफ टेंटामेंट। ये एक मूव है जो प्रेस किया गया है हाउसिंग सोसाइटी के द्वारा। अगर ये स्टेटमेंट में से हमें स्ट्रॉन्ग या वीक देखना पड़े, पहली बात तो इसमें FCI और फंजिबल ऐसी हाउसिंग सोसाइटी ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो ये वैसे ही है। और अगर इसको हम पॉजिटिव वे में भी देखेंगे तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग में आएगा, फिर ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाल रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मास्टर प्लान इन्वेस्टिज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर 58,000 रेसिडेंशियल यूनिट। जो प्रोजेक्ट मास्टर प्लान है वो इन्वेस्टिज करेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर 58,000 रेसिडेंशियल यूनिट। ये हमारा डाटा दे नहीं रखा, तो डाटा नहीं दे रखा तो वो अपने आप से कुछ भी नहीं बोल सकते। और पहली बात तो डाटा नहीं दे रखा, और दूसरी बात कि आर्ग्यूमेंट करना है हमें। अगर आर्ग्यूमेंट करना है तो ये नेगेटिव तो नहीं करेगा। अगर कंस्ट्रक्शन में इतनी यूनिट्स बनाई जा रही हैं तो ये पॉजिटिव साइड ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो पुश बैक है ऑफ ओवर 2000 एलिस्ड इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स अंडर ऑपरेशन सिंदूर, ये नेसेसरी और वेल ऑर्गेनाइज्ड मेथड एड्रेस करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। ये जो इंडिया का जो पुश बैक था 2000 एलिस्ट जो इलीगल बांग्लादेशी हमारे देश में आके रह रहे थे, उनको वापस भेजा गया था ऑपरेशन सिंदूर के अंडर। ये क्या था, एक नेसेसरी, एक इम्पॉर्टेंट और वेल ऑर्गेनाइज मेथड था, मतलब एक स्टेप था एड्रेस करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को। तो पूछा है कि कौन सा जो है स्ट्रेंथन करेगा हमारे स्टेटमेंट को, कौन सा आर्ग्यूमेंट। द गवर्नमेंट इज सिस्टमेटिकली कलेक्टिंग बायोमेट्रिक डाटा, फिंगरप्रिंट्स of all the immigrants being pushed back to create an integrated database for future identification। तो बिल्कुल ठीक बात है। इसमें क्या बोला जा रहा है, आर्ग्यूमेंट क्या दिया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो सिस्टमेटिकली क्या कर रही है, बायोमेट्रिक डाटा के थ्रू बायोमेट्रिक डाटा कलेक्ट कर रही है, फिंगरप्रिंट्स और इरिस स्कैन, इरिस आइज़ के अंदर जो इरिस होता है उसको स्कैन कर रही है। सारे जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनको बीइंग पुश्ड बैक टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड डाटाबेस और फॉर फ्यूचर आइडेंटिफिकेशन, मतलब दोबारा फ्यूचर में भी वो कभी आते हैं उसके लिए आइडेंटिफिकेशन करना पड़े, तो उन सब चीज़ों के लिए भी क्या है, अच्छे से डाटा सबको संभाल के रखती है। जो ऑपरेशन है इज़ बीइंग कोऑर्डिनेटेड अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स इंक्लूडिंग त्रिपुरा, मेघालय, असम, गुजरात, दिल्ली टू इंश्योर अ नेशन वाइड एफर्ट। बिल्कुल ठीक बात है, ये सपोर्ट करेगा हमारे स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होगा ये कि जो ऑपरेशन है वो कोऑर्डिनेटेड है, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ये किया जा रहा है नेशन वाइड एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने एस्टेब्लिश किया है एक वर्किंग अरेंजमेंट विद द बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश टू इंश्योर अ स्मूथ एंड कोऑपरेटिव प्रोसेस एट द बॉर्डर। जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया है, एक वर्किंग अरेंजमेंट विद द बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ इंश्योर करने के लिए स्मूथ और कोऑपरेटिव प्रोसेस बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। तो ये भी हमारे इसको स्टेटमेंट को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट रहेगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूक्रेन का जो ड्रोन अटैक स्ट्रेटेजी है एज एग्जाम्पलीफाइड बाय द ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब, ये रिप्रेजेंट करता है एक सिग्निफिकेंट इफेक्टिव एवोल्यूशन को। इसके मिलिट्री टैक्टिक्स के अंदर कैपेबल है ये क्या करने में, इन्फ्लिकेटिंग सब्सटेंशियल डैमेज ऑन रशियन फोर्सेस के ऊपर। ये जो यूक्रेन का जो ड्रोन अटैक स्ट्रेटेजी है जो कि एग्जाम्पलीफाइड की गई है किसके द्वारा, ऑपरेशन स्पाइडर वेब पे, तो ये रिप्रेजेंट करे एक सिग्निफिकेंट, ये एक अच्छा और इफेक्टिव इवोल्यूशन है उसके मिलिट्री टैक्टिक्स के अंदर। और ये कैपेबल है क्या करने में, इन्फ्लिक्टिंग सब्सटेंशियल डैमेज, मतलब ये रशियन जो फोर्स है उसको अच्छा खासा डैमेज पहुंचा रहा है, ये इस चीज़ में कैपेबल है, ये बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा जो है मोस्ट वीकन करेगा हमारे स्टेटमेंट को। मोस्ट वीकन कौन करेगा, जो ऑपरेशन है वो पर्सनली ओवरसीन बाय द यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। वीकेंड करने की बात चल रही है और यहाँ पे पर्सनल, मैंने जब आपको इसकी पॉइंट्स बताए थे उसमें मैंने साफ साफ था कि अगर किसी का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, पर्सनल बात हो रही है, तो वो जो है हमारा वीक आर्ग्यूमेंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वीक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, उनके बारे में बात चल रही है कि उनके हिसाब से पर्सनली ओवरसी किया जा रहा है इस
ऑपरेशन को। उसके बाद आता है रशिया का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने एक्नॉलेज किया है अटैक्स को, बट क्लेम इसकी जो एयर क्या क्लेम किया है कि जो इसकी एयर डिफेंसेस हैं वो सक्सेसफुली डाउन ऑल इनकमिंग ड्रोन्स रिजल्टिंग इन ज़ीरो कैजुअलिटीज़ और डैमेज। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि जो रशिया का डिफेंस मिनिस्ट्री है, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री, उसने ये बोला है कि जितने भी यूक्रेन के जितने भी जो भी आए हैं ड्रोन्स वगैरह उन सबको इसने क्या कर दिया है, सक्सेसफुली डाउन कर दिया है। सबको जितने भी ड्रोन्स आए उन सबको उनका इफेक्ट ज़ीरो कर दिया है और कोई भी डैमेज जो है रशिया को नहीं हुआ। उसने ऐसा बोला है। अगर ऐसा ये बात सच हो जाती है तो हमारा जो स्टेटमेंट थी वो वीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि उनका अच्छा इफेक्ट रहा है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि वीक कर दिया, तो उल्टी बात हो गई। ठीक है। द ड्रोन यूज्ड वर आइडेंटिफाइड एज कमर्शियली अवेलेबल quadrocopters not specifically designed for military use, raising question about their ability to penetrate sophisticated air defense। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो ड्रोन ये जो आइडेंटिफाई किए गए हैं एज अ कमर्शियली अवेलेबल क्वाड्रिकॉप्टर्स, ये जो है कमर्शियली अवेलेबल किए गए हैं और ये जो है मिलिट्री यूज़ के लिए नहीं है। और इसकी वजह से जो है क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि इनकी जो एबिलिटी है वो है भी या नहीं, इनके पास एबिलिटी है या नहीं एयर डिफेंस में अच्छे से काम करने की। तो ये भी क्या है, हमारे स्टेटमेंट को वीक कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अगर डिफेंस के लिए बने ही नहीं हैं तो इनके ऊपर क्वेश्चन रेज किया जाएगा और ये क्या है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए वीक पॉइंट है हमारा। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो रीलोकेशन है मद्रासी कैंप रेसिडेंट की टू नरेला, ये क्या है, एक जस्ट फेयर मूव है बैलेंस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को विद द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। जो रीलोकेशन की जा रही है किसकी, मद्रासी कैंप रेसिडेंट्स की नरेला के अंदर, ये क्या है, एक जस्ट और फेयर मूव है बैलेंस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को विद द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। मोस्ट वीकन कौन सा आर्गूमेंट करेगा, ये पूछा गया है। The new flats are located 50 km away from the residents' current workplace, severely impacting their livelihood। अगर हमारे सेंटेंस में ऐसा बोला जा रहा है कि जो नए फ्लैट्स हैं वो लोकेटेड है 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रेसिडेंट्स करंट वर्क प्लेस, जो अभी उनका जो वर्क प्लेस है उससे 50 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। तो ये तो हमारा ठीक ही करना चाहिए, है ना। बिल्कुल ठीक बात है। ये हमारे स्टेटमेंट को क्या है, वीक करेगा, क्योंकि जितना उनका वर्क प्लेस जहाँ पे वो था उससे अगर उनको 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर प्रॉब्लम होगी तो ये क्या हो गया, वीक हो जाएगा। जो रीलोकेशन है टाइम इन द मिडल ऑफ द एकेडमिक ईयर डिस्टर्बिंग द एजुकेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द चिल्ड्रन। जो रीलोकेशन है इस टाइम पे मिडल ऑफ द एकेडमिक ईयर में ये डिस्टर्ब कर रहे हैं एजुकेशन को 100 ऑफ द चिल्ड्रन की। अगर ये स्टेटमेंट हमारा ठीक हो जाता है तो हमारी, अगर ये आर्गूमेंट हमारा ठीक हो जाता है तो हमारी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। यहाँ पे तो क्या बोला जा रहा है कि फेयर स्टाफ है और यहाँ पे क्या है, बच्चों की जो स्टडीज़ एजुकेशन है उनको क्या है, डिस्टर्ब किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद जो रेसिडेंट क्लेम करते हैं कि जो न्यू लोकेशन है लैक एडिक्वेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, हेल्थ फैसिलिटी, मतलब इन सब चीज़ों की कमी है। अगर जहाँ लोकेट किया जा रहा है उन जगहों पे अगर किसी चीज़ की कमी है, ये भी क्या करेगा, वीक ही करेगा हमारे स्टेटमेंट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, मुझे बहुत कम बच्चे नज़र आ रहे हैं। एक बार मैं भी शेयर कर देती हूँ वीडियो को। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो DTA का यमुना रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है वो वेल प्लान्ड है और अचीवेबल इनिशिएटिव है जो कि कंप्लीट किया जाएगा बाय इट्स जून 2024 डेडलाइन। जो DTA का जो यमुना रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है वो वेल प्लान्ड है और अचीवेबल इनिशिएटिव है जो कि कंप्लीट किया जाएगा बाय इट्स जून 2024 की डेडलाइन पर। मोस्ट सीरियसली वीकेंड कौन सा जो है स्टेटमेंट कर रहा है, ये पूछा जा रहा है, कौन सा आर्गूमेंट जो है मोस्ट वीकेंड करेगा। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिन्होंने पब्लिकली एक्नॉलेज किया है कि जो लिंकिंग ऑल द प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स
is a major challenge due to widespread encroachments. सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने क्या किया है, पब्लिकली एक्नॉलेज किया है कि जो मेजर चैलेंज है ड्यू टू वाइड स्प्रेड इनक्रॉचमेंट, ये क्या है, एक वाइड स्प्रेड चैलेंज है। इसमें पूछा क्या गया है कि वीकेंड कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये चैलेंज है तो वीक ही करेगा, ये मेजर चैलेंज है किसकी वजह से, वाइड स्प्रेड इंक्रोचमेंट्स की वजह से, तो ये वीक करेगा अगर चैलेंज बताया जा रहा है। और यहाँ पे अचीवेबिलिटी इनिशिएटिव्स की बात की जा रही है कि ये वेल प्लान्ड है जो कि 2024 तक कंप्लीट किया गया, ऐसा बोला जा रहा है। जो प्रोजेक्ट है वो पार्ट है लार्जर प्लान का टू रीडेवलप द 22 किलोमीटर रिवर स्ट्रेच बिटवीन वाजिराबाद एंड ओखला बैरेज। इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये पार्ट है लार्जर प्लान का रीडेवलप करने के लिए 22 किलोमीटर रिवर स्ट्रेच को बिटवीन वाजिराबाद एंड ओखला बैरेज। हाँ, तो ये तो ठीक है, इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि कहाँ कितना किलोमीटर है, कितना रीडेवलप किया जाएगा, ठीक है। एक की कंपोनेंट है, एक साइकिल ट्रैक है, ये जो रिलाई करता है कि इस पर नोवल जूट कारपेटिंग टेक्निक that has not been tested on the scale causing a risk of the। इसमें हम पढ़ के साथ साथ पता चल रहा है कि नेगेटिव बातें हो रही है और इसमें बोला जा रहा है कि रिस्क होगा, टेस्ट किया जा रहा है स्केल पे और अनफोर्सिंग टेक्निकल डिलेज हो सकती हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वीक स्टेटमेंट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 और 3, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो न्यू देवी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर बस स्कीम है, वो हाईली इफेक्टिव सॉल्यूशन है टू दिल्ली के फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रॉब्लम के लिए। जो न्यू दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर बस स्कीम है वो एक हाईली इफेक्टिव सॉल्यूशन है किस चीज़ के लिए, दिल्ली के फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। अब हमसे पूछे क्या जा रहा है कि मोस्ट वीकेंड कौन सा आर्गूमेंट करेगा। जो बसेज है वो फ्रीक्वेंटली गेट कॉट इन द ट्रैफिक ऑन हाई कंजस्टेशन रोड मेकिंग देयर अराइवल टाइम्स एट डिफरेंट स्टॉप्स हाईली अनप्रिडिक्टेबल एंड अनरिलायबल। नेगेटिव बातें हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और इनका जो स्टॉप्स वगैरह हैं ये टाइम पे नहीं पहुँचते हैं, अनप्रिडिक्टेबल और अनरिलायबल होते हैं, तो ये क्या करेगा, हमारे स्टेटमेंट को वीक करेगा। एक सर्वे ने शो किया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ रेजिडेंट्स हैं टारगेटेड एरिया के अंदर वो स्टिल अनअवेयर है न्यू बस रूट्स के और टाइमिंग के, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव बात हो रही है, तो ये हमारे स्टेटमेंट को वीक करेगा। जो बसेज हैं वो एयर कंडीशनड है, प्रेफर करती हैं फ्री ट्रैवल फॉर वुमेन विच हैज़ मेड दैम पॉपुलर अमंग, तो ये तो पॉजिटिव बातें हो रही है और ये क्या होगा, ये हमारे स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जो डॉक्टर्स नहीं भार्गवा की जो सक्सेस है एज अ रेडियोलॉजिस्ट and as the only woman director of AIIMS was primarily due to her technical expertise and her integrative approach to medicine which allowed her to overcome any gender bias। जो डॉक्टर स्नेहा भार्गवा की जो सक्सेस है एज अ रेडियोलॉजिस्ट और एज अ रेडियोलॉजिस्ट उनकी सक्सेस हुई है, और एक ऐसी वुमेन, सिर्फ एक ऐसी वुमेन जो कि डायरेक्टर हैं एम्स की, जो कि प्राइमरीली किसकी वजह से, उनकी खुद की जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज हैं और उनकी जो इंटीग्रेटिव अप्रोच है मेडिसिन को लेके, जो कि उनको अलो करती हैं कि वो ओवरकम कर सकती है किसी भी जेंडर बायस को। अब ये पूछा जा रहा है कि स्ट्रेंथन कौन करेगा, स्ट्रेंथन कौन सा आर्गूमेंट करेगा हमारी स्टेटमेंट को। इन इंटरव्यूज़ शी ऑफ्टन इंसिस्ट दैट बियॉन्ड अ पॉइंट one's knowledge and expertise can get respected, imply that merit ultimately triumphs over bias। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इंटरव्यूज़ के अंदर उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने जोर दिया है कि बियॉन्ड अ पॉइंट्स के बाहर किसी की नॉलेज और एक्सपर्टाइज जो है उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, और ये इम्प्लाई करता है कि अल्टीमेटली उनकी जीत का जो है वो है व्यू है एक तरीके से बायसनेस के ऊपर, अगर हम देखें तो। उसके बाद बोला जा रहा है दूसरे आर्गूमेंट में कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है एज अ डायरेक्टर वॉज मेड, उनकी जो अपॉइंटमेंट है एज अ डायरेक्टर वो मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हु वाज नोन टू साइलेंटली एसेस द वर्क प्रोफेशन एंड प्रमोट दैम बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। पूछा क्या गया था हमारे सेंटेंस में कि स्ट्रेंथन करेगा।
इंदिरा गांधी की तो कोई बात ही नहीं हमारे सेंटेंस में, राइट। उनकी जो अपॉइंटमेंट है एज अ डायरेक्टर वो की गई है किसके द्वारा, बाय देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा, जो कि जानी जाती थी साइलेंटली एक्सेस करने के लिए वर्क बाय द प्रोफेशनल्स एंड प्रमोट दैम बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। हाँ, तो ये भी ठीक हो जाएगा। क्यों, ये इंदिरा गांधी के द्वारा मतलब वैसे बताया जा रहा है कि उस टाइम पे किया गया था उनका अपॉइंटमेंट, जो कि जाने जाते थे प्रमोट करने के लिए ऐसे परफॉर्मेंसेस को जो लोग इस तरीके से करते थे। ड्यूरिंग हर टेन्योर उन्होंने सक्सेसफुली पुश किया फॉर डॉक्टर क्वार्टर्स ऑन द एम्स प्रीमाइसेस टू हेल्प बोथ मैन एंड मैनेज देयर फैमिली। किया होगा, लेकिन ऐसे कुछ सक्सेस थ्रू मैरिज, वन जो है डायरेक्ट आर्टिकुलेशन है फिलोसफी का, और सेकंड जो है प्रोवाइड करा पावरफुल एग्जाम्पल जो रिकॉग्नाइज किया गया, रिवॉर्ड बाय द हाईएस्ट ऑथोरिटी दिया गया है, ठीक है। और डिस्क्राइब करता है कि लॉजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अचीव बट डज नॉट डायरेक्टली रिलेट टू द रीजन, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो ये जॉइन डायरेक्टली रीज़न से रिलेट नहीं कर रहा है। तो ये हमारा वैसे तो ठीक है, ये आर्गूमेंट है, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। आप मुझे एक बार ये बताइए कि आज आगे क्वेश्चन सोल्व करने हैं या नहीं। वॉइस तो ठीक आ रही है। चलो हम 15 तक कर लेते हैं आज क्वेश्चन, ठीक है। आज वो मेरी सिस्टर की क्लास लेट थी, स्कूल लेट था, 10 बजे का स्कूल था, उसकी वजह से उसने डिस्टर्ब कर दिया बीच में, तो उसके लिए सॉरी मैं आपको बोलना चाहूँगी, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो एक्शन जो लिया गया है बाय द कोलकाता पुलिस इन अरेस्टिंग कंटेंट क्रिएटर शर्मिस्त्रा पानोली वर अ नेसेसरी एंड लीगली जस्टिफाइड रिस्पॉन्स टू हेट स्पीच, नॉट एन अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें क्या बोला गया है, जो एक्शन लिया गया है किसके द्वारा, कोलकाता पुलिस के द्वारा, कि उन्होंने अरेस्ट कर लिया है किसको, जो कंटेंट क्रिएटर है शर्मिस्त्रा पानोली, वो क्या है, एक नेसेसरी और लीगली जस्टिफाइड रिस्पॉन्स है हेट स्पीच को लेके, और ये कोई अटैक नहीं है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। द पुलिस स्टेटेड दैट, पूछा क्या गया है कि वीकेंड कौन करेगा हमारे स्टेटमेंट को। पुलिस ने क्या बोला है कि सेवरल अटैम्प्ट्स जो हैं लिए गए सीवियर करने के लिए, सर्व करने के लिए एक नोटिस टू द एक्यूज, बट शी वॉज फाउंड टू बी एब्सकॉन्डिंग एंड नेसेसिटेटिंग द अरेस्ट। तो ये तो हमारे स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करेगा, राइट। क्यों, क्योंकि उन्होंने नोटिस भी भेजे लेकिन फिर भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा, उन्होंने बात नहीं मानी, ठीक है। तो ये तो हमारे स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देगा। क्रिटिक्स ने पॉइंट आउट किया कि जो आउट दैट वाइल जो पनोली है वो अरेस्ट की गई हैं, आई डोंट नो ये इज वुमेन और मैन, तो जो भी है ये इनको अरेस्ट किया गया फॉर एलिजिडली इंसल्टिंग अ रिलीजन, नो एक्शन इज एवर टेकिंग when leaders from the ruling party in the rule allegedly insult Sanatana Dharma, suggesting selective enforcement of the law। इन्होंने क्या बोला है कि जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया कि जो ये हैं पनोली ये अरेस्ट की गई हैं इंसल्ट करने के लिए किसी एक रिलीजन को, ये कोई एक्शन नहीं है जो कि लीडर्स के रूलर पार्टी के द्वारा लिया गया इंसल्ट करने के लिए सनातन धर्म को, सेलेक्टिंग इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ। मतलब कुछ ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो एक्शन लिया गया है ये किसी ऐसी चीज़ के लिए नहीं लिया गया है, ठीक है। तो मतलब नेगेटिव में बात चल रही है, तो ये क्या है हमारे स्टेटमेंट को भी कर देगा। पुलिस ने अरेस्ट किया पनोली को फ्रॉम अनदर स्टेट बेस्ड ऑन द वारंटेड इशू बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दूसरे स्टेट से किया है, लेकिन किसके बेसिस पे किया है, कॉम्पिटेंट कोर्ट जो कोलकाता उन्होंने जो है वारंट इशू किया है, तो ये क्या है स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, सेकेंड आंसर है हमारा। उसके बाद हम
आते हैं 12th क्वेश्चन पे। जो डिसीजन है जो बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया रिस्टोर करने के लिए रजिस्ट्रेशन किसकी, जमात ई इस्लामी पार्टी की, वो एक क्लियर विक्ट्री है फॉर दी पार्टी इंश्योर करने के लिए उसका पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन फ्यूचर इलेक्शंस के अंदर। जो एक डिसीजन है बांग्लादेश की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा जो लिया गया रिस्टोर करने के लिए रजिस्ट्रेशन को जामत ई इस्लामी पार्टी को, वो एक क्लियर वो क्या है एक पूरी तरीके से जीत है पार्टी के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपनी पार्टिसिपेशन जो है आने वाले इलेक्शंस में अब कर सकती है। तो क्या बोला जा रहा है कि वीकेंड कौन करेगा हमारे आर्ग्यूमेंट को, हमारे स्टेटमेंट को, कौन सा आर्ग्यूमेंट मोस्ट वीकेंड करेगा, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। एपेक्स कोर्ट ने साइमल्टेनियसली स्टेट किया, क्या बोला है उन्होंने कि इट वाज अप टू द इलेक्शन कमीशन टू डिसाइड इफ जामत could set polls using its tradition and highly recognizable scale symbol creating a major potential hurdle। इसमें क्या बोला जा रहा है कि वीकेंड पूछा जा रहा है ना, इसमें बोला गया है कि जो एपेक्स कोर्ट है उसने साइमल्टेनियसली क्या बोला है कि ये किसके ऊपर है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो डिसाइड करेगा कि जमात जो है वो कंटेस्ट पोल करेगा इसके ट्रेडिशन और हाईली रिकॉग्नाइजेबल स्केल पे क्रिटिकल मेजर पॉलिटिकल हर्डल। हाँ तो ये ठीक है, इसमें मतलब जो है इतना कुछ स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट हमें मिल नहीं रहा, तो ये हमारा वैसे तो ठीक है लेकिन ये वीक आर्गूमेंट में आएगा, ठीक है। जो पार्टी की रजिस्ट्रेशन है वो ओरिजिनली कैंसिल कर दी गई थी टॉप गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ ये तो साफ साफ बात बोली जाए तो ये वीक नहीं कर सकता है, ठीक है। सेपरेशन लीगल रूलिंग which was overturned continued to bar several of the party most senior and influence leader from personally contesting election due to past conviction। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक सेपरेट लीगल रूलिंग जो है जो कि ओवरटर्न नहीं की गई है वो कंटिन्यू करेगी बार सेवरल ऑफ द पार्टीज मोस्ट सीनियर और इन्फ्लुएंस लीडर किसके थ्रू, फ्रॉम द पर्सनली कंटेस्टिंग इलेक्शन ड्यू टू पास्ट कन्विक्शन, पास्ट कन्विक्शन के द्वारा। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जैसे अगर आपने जैसे इंग्लिश में पढ़ा और अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन तो हमारे पास होता ही, हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, तो ठीक है। तो कभी कभी जब मुझे समझ नहीं आता तो मैं क्या करती हूँ, उसको एक बार हिंदी में रीड आउट कर लेती हूँ, तो फिर वो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है। एक अलग कानूनी फैसला जिसे पलटा नहीं गया पार्टी के कई वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं को पिछली सजाओं के कारण व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने से रोकता है। हाँ तो ठीक है, ये पूरी पार्टिसिपेशन को क्लेम कर रहा है, तो ये क्या है, वीकेंड कर रहा है इस पार्टिसिपेशन को और इंटर कर रहा है, ठीक है। जो कि लीडर जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मतलब जो जिन पे रोक लगा तो क्यों रोक लगी, किसी रीजन से लगाई होगी और उनको जो है दोबारा अगर आप परमिशन दे रहे हो तो ये क्या है गलत बात है एक तरीके से। तो ये क्या है हमारे आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि कल आपको क्लास करनी है या नहीं। क्यों? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अभी जो है बहुत कम बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि IBPS क्लर्क का फ्री है, मेरा भी है, मेरा LIC का भी है, लेकिन मैं फिर भी क्लास ले रही हूँ। वो इसलिए सिर्फ क्योंकि IBPS PO का मेंस आने वाला है और काफ़ी बच्चों का वो पेपर है, क्योंकि PO का काफ़ी बच्चों का क्लियर हुआ है, तो उनके लिए मैं ले रही हूँ ताकि उनको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, क्योंकि अप्लाई तो खुद ही करना है। मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल्स करा देती हूँ और समझा देती हूँ कॉन्सेप्ट। तो इसलिए आप एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको अभी क्लासेस कंटिन्यू करनी है या फिर IBPS क्लर्क के बाद ही आप क्लासेस चाहते हैं, तो मैं उस हिसाब से क्लास ज्वाइन कर दूँगी, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो गवर्नमेंट का वेलफेयर मेजर है जैसे कि उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत मिशन, ये क्या डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है। दीनदयाल उपाध्याय फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय, मतलब इनके जो हैं ये डायरेक्ट क्या है इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं बताई गई हैं, जो टेंशन क्या कौन सा आर्ग्यूमेंट करेगा ये पूछा गया। गवर्नमेंट का जो प्रेसिडेंट एक्सप्लिसिटली डिफाइन, गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट उन्होंने एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली एक्सप्लेन किया है कंसेप्ट किसका, अंत्योदय का, एज असेसिंग द इकोनॉमी ऑफ द वेलफेयर, इकोनॉमी ऑफ द वेलफेयर मुझे क्या गया स्ट्रेंथन करना पूछा गया।
द पर्सन एट एनी बॉटम ऑफ द सोशल लेवल। तो हाँ ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ही करेगा, क्योंकि क्या बोला जा रहा है कि इसमें क्लियरली बताया गया है कि ये जो है इससे रिलेटेड है और इससे जो इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है, लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। ठीक है, स्कीम्स जैसे कि उज्ज्वला और स्वच्छ भारत ये स्पेसिफिकली एम करते हैं इम्प्रूव करने के लिए लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पुअरेस्ट हाउस होल्ड, जो कि डायरेक्टली लाइन है किससे, अन्यथा देनदार से। तो ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये उनको लोगों को हेल्प मिल रही है, ये इससे अलाइंड है डायरेक्टली। ठीक है, Uddhapa's philosophy also emphasizes Swadeshi, self-reliance, and these schemes contribute to dignity and self-reliance of the poor, freeing them from daily struggles for basic needs। इसमें क्या बोला गया है कि ये जो है ये फिलोसफी ये किस पे जोर देती है, स्वदेशी मतलब सेल्फ रिलायंस पे, मतलब खुद ही करना है सब कुछ, हमें खुद से जो है लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं, इनकी डेली जो स्ट्रगल्स है उनको कम कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक नीड्स जो है पूरा कर रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग करेगा। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो हाई फ्रीक्वेंसी है अनसीजनल रेनफॉल की मई के अंदर, जो कि 1007% है नॉर्मल की महाराष्ट्र के अंदर। ये प्राइमरी कोज है किसकी, सीवियर लॉसेस की जो फेस की गई है ऑनियन फार्मिंग के द्वारा। और ऑनियन फार्मिंग में के अंदर जो लॉसेस हुए हैं उसकी वजह से उसका जो कि 100 जो नॉर्मल जो रेनफॉल होता है उससे कितना है, 1007% ज़्यादा है नॉर्मल से। तो इसी के बारे में बताया गया है कि जिसकी वजह से क्या है, लॉस हुआ है ऑनियन फार्मिंग में। तो क्या पूछा क्या जा रहा है कि हमें बताना है, सजेस्ट दैट द लॉसेस वर एक्सरबरेटेड बाय द फैक्टर्स अदर देन। एक्सरबरेटेड मतलब वर्सन हुआ है, मतलब वीक, जो वीक करेगा वो बता दें। ओरियन बेल्ट ऑफ नासिक पुणे है, अहिल्यानगर एक्सपीरियंस एक्यूरेटली हैवी रेन डैमेजिंग रेनफॉल ड्यूरिंग द पीरियड। इसमें क्या बोला है कि ये जो है नासिक पुणे अहिल्या एक्सपीरियंस किया है बहुत हैवी रेन, जिसकी वजह से क्या है, रेनफॉल हुई है। एक्सरबरेट करेगा मतलब और ख़राब करेगा, मतलब सिचुएशन को और ख़राब कैसे होगी, अगर हमारे आर्गूमेंट में ये बोला जा रहा है कि एक्सेप्शनली मतलब बहुत ज़्यादा हैवी रेन हुई है, जिसकी वजह से ऑनियन की जो बेल्ट थी नासिक पुणे और अहिल्यानगर के अंदर उनमें जो है बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो गई है, तो उससे और वर्सन ही होएगी ना सिचुएशन। तो ये हमारे हो जाएगा, ये हमारे आंसर में आएगा। ठीक है, होलसेल ऑनियन प्राइस जो हुए हैं लेसन मार्केट में वो 1100 से 1200 पर क्विंटल है, जो कि फार बिलो है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ नियरली 2000 क्विंटल। जो वैसे प्रोडक्शन होती है, नॉर्मल प्रोडक्शन होती है, तब वो कितनी मतलब किस प्राइस पे बेचते हैं, 2000 पे बेचते हैं। लेकिन अभी क्या है, वो 1100 से 1200 पे बेच रहे हैं। अगर उनकी प्रोडक्शन भी कम हुई है एक तो बारिश की वजह से, और दूसरा क्या है, उनकी प्राइस भी घटा दे रहे हैं, तो और सिचुएशन वर्सन हो जाएगी ना फार्मर्स के लिए। तो ये भी क्या है, वर्सन करेगा हमारी सिचुएशन को। हाई टेम्परेचर और एक रिजल्टिंग लेबर शॉर्टेज अप्रैल के अंदर है डिलेड द ऑनियन हार्वेस्टिंग विच शुड हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर द मई रेस, लिविंग द फुली ग्रोन क्रॉप वल्नरेबल इन द फील्ड। इसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि हाई टेम्परेचर और एक रिजल्टिंग लेबर शॉर्टेज अप्रैल के अंदर उसने क्या कर दिया, डिले कर दिया और ऑनियन की हार्वेस्टिंग को, जिसकी वजह से क्या हुआ कि विच शुड हैव बीन कम्प्लीटेड, जो कि कंप्लीट हो जानी चाहिए थी मई के रेन में, लिविंग द फुली ग्रोन क्रॉप वल्नरेबल इन द फील्ड। इसके अंदर क्या है, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक्सरबरेटेड बाय द फैक्टर अदर देन जस्ट हैविंग। अच्छा, हमने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि जो फैक्टर्स जो हैवी रेन के अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फर्स्ट सेंटेंस में साफ साफ ये हैवी रेन की वजह से हो रहा है। दूसरे सेंटेंस में बोला जा रहा है कि जो प्रोडक्शन है उसकी वजह से जस्ट द हैवी रेन। तो वैसे तो अगर हम देखें तो हमारा सेकंड आंसर भी ठीक ही होना चाहिए। इसमें हमारा सिर्फ थर्ड आंसर दे रखा है, शायद इसमें पीडीएफ में कुछ गलती होगी आई थिंक, मेरे हिसाब से।
बाकी मैं आपको ये क्वेश्चन चेक करके बताऊँगी, ठीक है। वैसे अगर हम सॉल्यूशन को रीड आउट करें तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि थर्ड तो एक्सेपरेट कर ही रहा है, वो तो पता चल रहा है कि मई अप्रैल में वो उन्होंने कट डाउन नहीं की, उसकी वजह से मई में जो है और जून में क्या है ऐसे के ऐसे ही रह गए, जिसकी वजह से बारिश हुई तो फिर वो नुकसान हो गया उनका, ठीक है, वर्कर्स की गलती की वजह से। तो हाँ ये तो ठीक है हमारा, ये तो एक्सेपरेट करेगा। लेकिन चलो फर्स्ट तो हैवी रेन की वजह से इसलिए नहीं हो पाएगा, लेकिन दूसरा जो है लॉस नोट एन एडिशनल कॉस्ट, ऐसा बोला जा रहा है कि रिजल्ट है लॉस का। लो प्राइस किसकी वजह से हुआ है, बारिश में जो कमी आई है उसकी वजह से हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये कोई कॉज नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। चलो ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं, एक दो क्वेश्चन का हमारे पास ऐसे मार्जिन होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा सिर्फ ये वाला। क्यों, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि बारिश की वजह से जो है उनकी फसल वगैरह ख़राब हो गई। वैसे तो नॉर्मल अगर हम देखें तो महंगाई होनी चाहिए, मतलब प्राइस बढ़ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या प्राइस घट रहा है, लेकिन होलसेल ऑनियन का प्राइस घट रहा है, लेकिन जो नॉर्मल वो बिकेंगे वो तो ज़्यादा में बिकेगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको दोबारा तो समझ आ जाएगा। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के, जो अरेस्ट है गुजरात मिनिस्टर्स के सन का फल वांतिशी खबर, third FIR related MGNRL scam demonstrated robust and impartial anti-corruption driven by the authority irrespective of the political connection। उसमें क्या बोला गया है कि जो गुजरात के कोई मिनिस्टर हैं उनका जो बेटा है वो थर्ड FIR रिलेटेड जो हुई है कि MGNRL स्कैम के उससे रिलेटेड, उसमें जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और इससे क्या पता चलता है कि हमारा एक रोबस्ट और इम्पार्शियल एंटी करप्शन ड्राइव है, अथॉरिटीज़ के द्वारा एक अच्छा सिस्टम है हमारे पास, जो कि पॉलिटिकल कनेक्शन को इतनी महत्व नहीं देता है। जो गिल्टी होगा उसको क्या है सज़ा होगी, ऐसे मतलब पॉजिटिव बातें की जा रही है हमारे स्टेटमेंट में। तो मोस्ट वीकेंड क्या करेगा, हमारे मोस्ट वीकेंड आर्गूमेंट, कौन सा आर्गूमेंट जो है हमारे स्टेटमेंट को मोस्ट वीकेंड कर देगा, बिसाइड द मिनिस्टर्स एंड सेवरल हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर एंड तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर हैव ऑल्सो बीन अरेस्टेड इन द स्कैम। अगर वो भी अरेस्ट हुए तो ये तो क्या है हमारे स्टेटमेंट को पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है, वीकेंड द आर्गुमेंट दैट द एंटी करप्शन ड्राइव इज इम्पार्शियल। Balwinti Khabar was rearrested just 3 days after being granted bail in a separate case linked to the same scam joint agency persistence। इसमें क्या बोला जा रहा है कि बालवंती खबर रीअरेस्ट कर ली गई सिर्फ 3 दिनों के अंदर, आफ्टर बीइंग ग्रांटेड बेल, उनको बेल मिली। ऐसा कोई केस था उसके अंदर उनको 3 दिन में बेल मिल गई, मतलब उनको बेल मिल गई थी, उसके बाद 3 दिन में उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल ठीक है। इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मतलब ये डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर और ये तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, अगर इनको भी अरेस्ट कर लिया गया तो मतलब पॉजिटिव बात है, मतलब इम्पार्शियल नहीं है, करप्शन जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है हमारी जो पुलिस और कोर्ट्स और ये सब है। ये जो भी गिल्टी मिलता है उसको जो अरेस्ट कर लेते हैं, उनको सज़ा होती है, मतलब ये हमारे स्टेटमेंट को सपोर्ट करेगा, ये स्ट्रॉन्ग आ जाएगा और ये भी स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है has so far not targeted any other political figure or relatives who were named by the district followers as being part of the larger network of influence। इसमें बोला जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर और भी जो है लोग थे और भी पॉलिटिकल फिगर थे, लेकिन उनको टारगेट नहीं किया गया, क्यों, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस और बहुत ज़्यादा नेटवर्क थे, उनके बहुत ज़्यादा कनेक्शन थे, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी, ये जो आर्गुमेंट है ये हमारे स्टेटमेंट को लिंक करेगा, क्योंकि स्टेटमेंट में हमारी जो है पॉजिटिव बातें हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव बातें हो रही है, ठीक है। तो आज हम 15 क्वेश्चन ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज डिस्टर्बेंस हुई उसके लिए मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगी, सॉरी फॉर दैट। और अपनी पढ़ाई करते रहिए, आगे मेरी भी तैयारी करते रहो, और बाकी प्री का एग्ज़ाम है तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। बाकी कल आपको क्लास लेनी है नहीं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना,
उसी हिसाब से मैं कल की क्लास प्लान करूँगी।